Hello students, welcome again to Jagat Sir Physics class. Students, last time we are working with the current electricity chapter. Students, हमने अब तक जो काम किया है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर काम किया है. अब हम जो काम करने वाले हैं, आज मेरे पास कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो बड़े ही हमें उलझा के रख देते हैं और सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं. तो आज हम ऐसे ही क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, और उन्हें इजी बनाने की भी कोशिश करेंगे. स्टूडेंट्स देखिए, हमारा यहाँ पे बेसिक टारगेट क्या है. हमारा बेसिक टारगेट है कि आपको सीबीएसई के उन क्वेश्चंस से जानकारी करवाना जो क्वेश्चन आप जिनको फेस करते हो और फेस करते आपको डर लगता है कि हाँ जी हमसे सॉल्व नहीं होते. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो हम फेस नहीं कर सकते, जिनकी स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें डर लगता है, आज हमें वो सारा डर निकालना है बच्चा बैठ. मेरा बेसिक टारगेट यहाँ पे ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस से निकालना जिन क्वेश्चंस को कवर करते, हालांकि वो बहुत इजी होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन उनकी स्टेटमेंट इतनी हमें देख के हम पजल हो जाते हैं. जैसे कि ये स्टेटमेंट है आपके पास इस क्वेश्चन की, तो इस स्टेटमेंट को देखते ही हमें डर लगता है कि यार पता नहीं यार इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, क्या होगा क्या नहीं होगा. तो ये सारी बातें आज हमें सॉल्व करनी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्टिंग कर रहे हैं. इन द गिवन व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है. द करंट इन द रेजिस्टर 3R इज 0. ये हमारे पास है, बीच में लगा हुआ 3R. इसमें करंट 0 है, मतलब बैलेंस्ड है. बैलेंस का मतलब क्या है? P/Q = R/S. ठीक है. अच्छा, और यहां जो रेजिस्टर लगा है उसकी सीक्वेंस दे रखी है हमें रेड और ऑरेंज. ये हमें सीक्वेंस दे रखी है. अब क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R. इस R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ओके. अच्छा, पहले तो ये फाइंड ही करते हैं, उसके बाद इसकी जो बात है उसको आगे बाद में पढ़ लेंगे. ठीक है, कोई बात नहीं. अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसको P की तरह ट्रीट करता हूं, इसको P की तरह ट्रीट करता हूं और इसको मैं Q की तरह ट्रीट करता हूं, और इसको मैं मान लेता हूं R है ये पहले से ही R की तरह, और इसको मैं मान लेता हूं क्या? S की तरह. अब स्टूडेंट यहां पे मेरे को 3 कलर की सीक्वेंस दिख रही है. अब देखते ही आपको कलर की सीक्वेंस देखते ही कलर कोडिंग, वो छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं. कोई भी आप कोई भी, जैसे कि आप मोबाइल फोन का चार्जर निकाल के देख लो, उसमें भी रजिस्टर लगे होंगे, या आप अपना रेडियो के अंदर से खोल के देखो, टीवी के अंदर से खोल के देखो, उसमें रजिस्टर लगे हैं जिसके ऊपर कलर कोडिंग होती है. ऐसे ही कलर कोडिंग का रजिस्टर मुझे यहाँ पे दे रखा है. अब जैसे ही दिया, मैंने वो वाला फॉर्मूला याद किया, B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ. अब B.B. रॉय ऑफ का O छोड़ दो, ग्रेट ब्रिटेन हैज का H छोड़ दो, वेरी गुड वाइफ. इसके अकॉर्डिंग मैंने कलर कोडिंग कर दी 0 to 9. B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट. ये हमने कलर कोडिंग कर. अब सबसे पहले मेरे को देखना है कि कलर कौन कौन से हैं. कलर मेरे पास लगे हैं ऐसे. ये मेरे पास एक कार्बन रजिस्टर दे रखा है इस तरह का, और इस पे एक है आपका रेड, दूसरा भी रेड और तीसरा ऑरेंज. रेड ऑरेंज. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले 2 कलर तो आपको फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही प्रोवाइड करेंगे. जैसे कि आपने रेड किया तो रेड के पास सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी है? सेकंड. तो रेड की जगह आप लिखोगे 2. आप लेफ्ट टू राइट चलोगे ऐसे, आपने लिखा 2, उसके बाद फिर रेड, तो फिर 2, और फिर ऑरेंज है थर्ड प्लेस पे. थर्ड प्लेस हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्टूडेंट? मल्टीप्लायर प्रोवाइड करता है. तो 10⁻³ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है भाई. ठीक है ना, ओम होती है. तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया ये. अब इसको हमने कैसे ट्रीट किया है? एस की तरह. अब आपको अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर इस बीच वाली आर्म में से करंट 0 है, देन दीज 4 रेजिस्टेंस आर सेड टू बी बैलेंस्ड. और बैलेंस जब होंगे, देन P/Q = R/S.
एस, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। अब P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू है 2R, Q की वैल्यू कितनी है? 2R इज इक्वल टू R बाई एस। R की वैल्यू कितनी है? R तो मुझे निकालना है। S की वैल्यू कितनी है? S की वैल्यू अभी अभी निकाली है, 22 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, 2R कैंसिल। तो सीधी सीधी सी बात है, R की वैल्यू कितनी आ गई? 22 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। अब यहां तक की बात हो गई, R को निकाल लेगी। R को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे की स्टेटमेंट को बड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। क्या कहा इसने? द रेजिस्टेंसेस ऑफ आर्म BC, BC कौन सी है? ये वाली, एंड CD आर इंटरचेंज्ड, BC एंड CD आर इंटरचेंज्ड। अब इंटरचेंज करना है इनको, ओके ठीक है जी, ये लो जी मैंने कर दिया इंटरचेंज। इंटरचेंज किया तो यहां पे आ गया 22 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 ओम, और यहां पे आ गया जी 2R, आ गया जी, आ गया। कहता है कि अनदर कार्बन रजिस्टर इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ R। अच्छा, R सो दैट, अच्छा यहां पे हमने क्या किया कि अनदर कार्बन रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R डैश, ये कार्बन रजिस्टर हमने यहां पे रख दिया। करंट इज 0 तो मतलब फिर बैलेंस हुआ ना। तो अब कंडीशन, सेकंड कंडीशन में मुझे काम करना है, ठीक है। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी जहां मैंने काम करके इसका बॉक्स ही अलग बना दिया, ये लो। अब वही बात कि इसने क्या कहा, अब भी 3R से 0 तो बैलेंस है तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, यानी कि P है आपका 2R, Q अब बन गया 22 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। अच्छा जी, विच इज इक्वल टू R डैश, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, R की जगह R डैश और S की जगह 2R, ठीक है जी, 2R, ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब यहां से देखो कि R डैश इज इक्वल टू, R डैश की वैल्यू कितनी आई आपके पास? ये वैल्यू आई है 2 2 जा 4 R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 22 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 22 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, यानी कि R डैश की वैल्यू कितनी आई आपके पास, और इसका स्क्वायर था ना, हाँ जी, तो ये आ गया भाई आपका 88 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना? 3, 88 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 ओम आ गया जी, R डैश की वैल्यू, है ना। तो अब 8th प्लेस पे देखो कौन है, 8th प्लेस पे है ग्रे, फिर 8 आ गया तो फिर ग्रे, और 3 का मतलब है ऑरेंज। तो यानी कि अब जो आपने नया रजिस्टर लगाया है उसकी सीक्वेंस है ग्रे ग्रे एंड ऑरेंज, ग्रे ग्रे एंड ऑरेंज। अब देखो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बड़ा डरा देते होते हैं, आप इनको देख के आपको डर लगता है कि यार ये सोल्व कैसे होंगे। देखिए आप, बड़ा इजी क्वेश्चन था हमारे लिए, मेरे ख्याल से इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से इसको पढ़िए, ट्राई कीजिए और फिर आप मेरे को बताइए। अगर कोई डाउट आप फेस कर रहे हैं तो आप जरूर मेरे को बताएं कि ये डाउट हम फेस कर रहे हैं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हम किस तरह से आंसर करेंगे उस चीज का। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ एक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये तो काफी इजी क्वेश्चन है हमारे लिए, ये सीबीएसई में आया है। सीबीएसई ये क्वेश्चन था हमारे पास, सीबीएसई 2013 में आया था। इसमें हमें क्या करना था कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हमें कैलकुलेट करना है। देखो ये तो, इसको तो देखते ही जिन बच्चों ने मेरे ख्याल से व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है वो देखते ही उसका आंसर बता देंगे फटाक से कि ये लो सर ये आंसर है ना, ठीक है। पता है क्या, इसको जब मैं देखता हूं तो सबसे पहले मेरे को देखना होता है कि क्या 5 रेजिस्टेंसेस हैं, तो मैंने देखा हाँ 5 रेजिस्टेंसेस हैं, और 5 रेजिस्टेंसेस में क्या P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस आ रहा है, मैंने कहा हाँ जी आ रहा है, तो फिर इसको आप नेग्लेक्ट कर दे बीच वाले को, ठीक है ना। ये जो 5 ओम इस आर्म में लगा है, ये आर्म आप लिख दीजिए, ए बी आपने लिख रखा है सी डी आर्म में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फिर क्या होगी, 0 हो गई, ऐसे हो गया, ये खत्म हो गया, ये हो गया।
अब देखो बच्चों, अब हमारे पास कैसी कंडीशन आ गई है, हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई है कि एक रजिस्टर यहां पे लगा है, दूसरा यहां पे लगा है, और दो रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐसे कनेक्ट है। ये सारे के सारे 5 ओम के हैं, ठीक है। तो यहां पे भी 5 ओम है, यहां पे भी 5 ओम है, यहां पे भी 5 ओम है, और यहां पे भी 5 ओम है। यानी 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 ओम का रेजिस्टर यहां पे लग गया और 10 ओम का रेजिस्टर यहां पे लग गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास आ गया क्या, बताइए आप लोग, क्या आ जाएगा। माँ वाला फॉर्मूला याद होगा, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय एडिशन, तो ये आपके पास आ गया 5 ओम आंसर। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ऐसे कहीं भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हो, सीधा आंसर निकालने का तरीका बता देता हूं। अगर ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और सारे के सारे इक्वल हैं, इन दैट सिचुएशन आप इनमें से एक रजिस्टर जो होगा ना, जैसे इसमें 5 ओम है तो 5 है, 5 सारे 5, तो इसका आंसर भी 5 ओम ही होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि आप याद रख सकते हैं कि हाँ जी इसका आंसर क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस भी हमें बड़ा पजल करते होते हैं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि व्हाई इज द मीटर ब्रिज मेथड इज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस। देखो स्टूडेंट, जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को करते हैं तो हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सब कुछ तो पढ़ते होते हैं, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो बातें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब वो क्वेश्चन हमारे सामने बन के आता है तब हम सोचते हैं कि अरे बाप रे, ये हमने पढ़ा ही नहीं है, तो अब हम आंसर कैसे करें। तो इन चीजों को थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, रट्टाफिकेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, डोंट गो फॉर रट्टाफिकेशन। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट की डिमांड क्या है आपसे। जैसे कि ये पूछ रहा है कि व्हाई इज द मीटर ब्रिज मेथड कंसीडर्ड अनसुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंसेस, कि भाई मीटर ब्रिज जो है ना वो बिल्कुल लो रेजिस्टेंसेस को मेजर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसका आंसर क्या है। पहली बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि 4 रेजिस्टेंसेस हमें जो रखने होते हैं वो मॉडरेट वैल्यू के रखने होते हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब मान लो, चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि लो रेजिस्टेंस मुझे मेजर करना, एक आर्म में आपने फिक्स कर दिया, लो रेजिस्टेंस कर दिया। अब आप मुझे बताओ, लो रेजिस्टेंस है तो उसके कंपैरेटिव में एंड पॉइंट जो है और जो वायर आपने यूज कर रखे हैं वो भी तो उसके कंपैरिजन में आपको देने लग जाएंगे रेजिस्टेंस उतना ही। अगर वो रेजिस्टेंस देने लग गए आपको उतना ही, तो फिर आपकी मेजरमेंट में क्या आएगी, एरर आएगी, आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये लो रेजिस्टेंसेस को मेजर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें लगे वायर हमें कहीं ना कहीं डर है कि कहीं ना कहीं वो भी उतना ही रेजिस्टेंस ना ऑफर करने लग जाए, तो हमारी एरर आनी शुरू हो जाएगी। हमने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हमने ऐसे दी है, व्हाइल मेजरिंग लो रेजिस्टेंस अदर रेजिस्टेंस मस्ट बी लो टू एंश्योर द सेंसिटिविटी of the bridge, that end resistance becomes comparable to the resistance of wire and end point used. This would introduce error in the measurement. This will introduce error in the measurement. अब आती है बात कि what are the advantages of Wheatstone bridge method of measuring the resistance over another method. देखो भाई, इसमें एक तो है ये नल मेथड है, नल मेथड में क्या होता है, हमारे पास एक जोकी होती है जो वायर पे हम घुमाते हैं, ठीक है, और वो अपने आप को सेट करती है जहां गैल्वेनोमीटर कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं करता। मैं इसमें सबसे अच्छी बात बता दूं कि रिजल्ट जो होता है वो फ्री होता है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सेल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। और नल मेथड में it is easier to detect even a small deflection. It is easier to detect even a small deflection. एक छोटी से छोटी डिफ्लेक्शन आप गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस और भी देखते हैं हम बच्चा पार्टी, और हम देखते हैं कि क्या हमने अब तक वर्क जिस पे किया है, जैसे मीटर ब्रिज पे किया है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे किया है, किरचॉफ लॉ पे किया है,
क्या हम कहीं ना कहीं उसमें कुछ फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे? चलो चेक करते हैं अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास किस तरह से है। यहां पे एक बात करी गई है कि इन ए सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट वेयर द लेंथ AB ऑफ द ब्रिज वायर इज 1 मीटर। ये है जी आपके पास AB जिसकी लेंथ आपको दे रखी है दैट इज 1 मीटर। नाउ व्हेन X इज शंटेड, X आपको दे रखा है 5। शंटेड का क्या मतलब होगा कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टर हमने और कनेक्ट कर दिया यहां पे। ये देखिए ये शंटिंग होती है जी, ठीक है, ये है शंटिंग। मान लो कि हमने R रेजिस्टेंस लगा दिया। अच्छा X इज शंटेड, हमने कर दिया, शंटिंग भी कर दी बाय लेंथ ऑफ ए वायर, ठीक है। द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी, अब बैलेंस पॉइंट कितना बन जाता है 0.625 मीटर, 0.625 मीटर बन जाता है। पहले जो हमने शंटिंग करी है उससे आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लें, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप निकाल लें। आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा जी बताइए। यहां शंटिंग करते ही आपके पास, जैसे ही आपने शंटिंग करी, शंटिंग करते ही आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस, पैरेलल में इफेक्टिव कैसे निकालते होते हैं, पैरेलल में इफेक्टिव निकालते हैं मा वाला फॉर्मूला निकालें, मल्टीप्लीकेशन मतलब 5 इंटू R डिवाइड बाई एडिशन 5 प्लस R, ये तो आ गया इसका रिजल्टेंट, मतलब इसका। अब P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, मतलब आपके पास P बाई Q, मतलब Q कौन सा फिर यहां पे 2 इज इक्वल टू R बाई S, R बाई S, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो R ये ले लो, S ये ले लो। तो आपको क्या कहा गया कि इसने बैलेंस कहां पे किया है 0.625 मीटर पे, तो 0.625 और 1 मीटर उसकी टोटल लेंथ है, तो बाकी कितनी बची, बाकी जो बची है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है जी। सब्ट्रैक्ट करते ही आपके पास 0.625 और 1 में से 625 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 0.375 दिस इज 5R डिवाइड बाय 2 इंटू 5 प्लस R, यानी कि ये आपके पास पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये आ गया 375 इंटू 5R इज इक्वल टू 6252 जा 1250 इंटू 5 प्लस R 1250, ठीक है। तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फिर मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गया जी 375, 5 जा 5 आप कॉमन ले लीजिए ना, तो 375 इंटू R, 5 से अगर आप इसे डिवाइड करें तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अच्छा इंटू 5 प्लस R, 5 से फिर डिवाइड हो रहा है ये, 5 6 जा 5 7 जा 35, 5 5 जा, अच्छा 5 5 जा, यार ये तो बड़ा डिवाइड होता जा रहा है, होता ही जा रहा है, अच्छा 25 3 जा 25 2 जा भाई बड़ा यार 3R इज इक्वल टू 10 प्लस 2R, 2R को इधर लेके आएंगे तो R की वैल्यू कितनी आ गई 10, बड़ा मुश्किल से आई है भाई वैल्यू, ठीक है। तो R की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, जो आपने शंटिंग करी है उसके लिए आपकी वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम आ गई। अब आगे देखो इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, ठीक है आंसर बन गया 10। इफ द शंट वायर इज 0.75 मीटर लॉन्ग, मतलब उसकी लेंथ आपको दे रखी है 0.75 मीटर एंड डायमीटर, यानी कि उसका रेडियस आएगा डायमीटर का हाफ 0.25 डिवाइड बाय 2, तो 0.125 mm का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, ठीक है जी। कहता है व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होता है रो इज इक्वल टू RA बाय L, ठीक है भाई। क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ, रेजिस्टेंस कितना है 10, पाई कितना है 3.14, R स्क्वायर का मतलब क्या है 0.125 इंटू 0.125 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय L, L लेंथ कितनी है उसकी 0.75,
यानी कि सीधी सीधी सी बात है, रेजिस्टिविटी आपके पास आ जाएगा 6.54 इंटू 10⁻⁻7, 6.54 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, -7 ओम मीटर, 10⁻⁻7 ओम मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज पे और मीटर ब्रिज पे चाहे किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, सबसे जरूरी चीज है आपको उनकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग बहुत ही अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर वो वर्किंग कंस्ट्रक्शन उसके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इनके न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे और काफी इजी बनने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।